आज शाम को 5 बजे मैं जब अपने घर की ओर जा रही थी, तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो मैं हैरान हो गई। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। मैं पीछे मुड़कर उनके पास गई तो वे मुझे ही आवाज़ दिए जा रहे थे। करीब 50-60 साल के उम्र के कपल थे। वे रास्ते में ही एक ठेले पर चाय बेच रहे थे। मैं जब उनके पास गई तो मुझे भी एक कप चाय लेने के लिए विनती करने लगे, पर मुझे चाय पीने की बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मजबूरी में उनकी ऐसी हालत देखकर मैं उनसे चाय खरीदकर पीने लगी और उनसे बात करने लगी। बातों बातों में उनसे पूछने लगी, इस उम्र में ऐसे रात होने वाली है, फिर भी चाय की ठेला लगाकर क्यों बैठ रहे हैं? क्या आपके घर में बेटे नहीं हैं जो आपकी देखभाल कर सके? दोनों की आंखों से आंसू आ गए मेरी बात सुनकर, लेकिन मुझसे अपने आंसू छुपाने लगे। मैं भी उनकी बच्ची की तरह ही थी, बहुत जिद करने लगी, इसलिए उन्हें अपनी कहानी मुझे सुनानी ही पड़ी। बेटी, ऐसे तुम मेरी कहानी सुनकर क्या करोगी? लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, क्योंकि तुम भी कभी भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत कर बैठो। इसलिए सुनो, तुम्हारे जैसे ही मेरे भी एक बेटे और एक बेटी है, लेकिन मुझे इस कदर से अपनी जिंदगी से दोनों बच्चे निकाल दिए। बेटा तो निकाला ही, बेटी भी मुड़कर एक बार मेरी तरफ नहीं देखी। जिसको हमने पाल पोस कर पलकों पर बिठा, प्यार तो खुद से भी ज्यादा दिए थे दोनों को, क्योंकि मेरे जो इकलौते वारिस दोनों थे। एक ही बेटा एक ही बेटी होने के कारण उन्हें कोई भी चीज की कमी भी नहीं होने दिए थे। शायद कुछ इसी कारण से मुझे आज घर से निकाल दिए, क्योंकि कभी भी माँ बाप को इतना भी दुलार प्यार नहीं करना चाहिए। आज अफसोस होता है कि एक एक बात हम दोनों ने अपने बच्चों के माने थे। शायद यही कारण से उसने हमें आज घर से बाहर निकाल फेंक दिया। कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग का ऐसा भी वक्त आएगा कि मुझे अपने ही घर से बाहर फेंका जाएगा। मैं अपने बेटे अभिषेक की शादी बहुत ही धूमधाम से पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की से की। मैं अपने पसंद की ही लड़की से अपने बेटे की शादी की। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को मैं अपने घर में लेकर आ रही हूँ वो मुझे घर से बेदखल कर देगी। जो लड़की अपने माँ बाप से दूर अपने ससुराल आई है, जो जानती है कि अपने माँ बाप से दूर होकर कैसा लगता है, वो हमें ही अपने बच्चों से दूर पता नहीं क्यों की। इतने अच्छे से शादी हो जाने के बाद मेरी बहू आराध्या मेरे घर में बहू बनकर आई। तब शुरुआत में तो सब ठीक था, बहुत अच्छे से सेवा पानी भी कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका इस घर में वक्त बीतता गया, वह अपने मन की हो गई। वैसे तो हम भी अपनी बहू को बेटी ही माने थे, इसलिए कोई भी चीज में भी रोक टोक नहीं किए थे कभी। आज वही मुझे घर से निकलवा दी। मेरे बेटे अभिषेक को हर दिन कान भरते रहती थी और मेरा बेटा भी उसके प्यार में लट्टू था। हर बात अपनी पत्नी का मानता था। वैसे तो मेरे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन आराध्या शुरू शुरू में अपनी सास की इतनी सेवा कर रही थी, हमें भी अच्छा लग रहा था कि संस्कारी घर के आई है। लेकिन यह नहीं था पता कि किस लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, अच्छा बन रही है। अभी वैसे घर में नौकरों चाकर की भी कमी नहीं है। फिर भी एक दिन हम अपने बेटे बहू पर इतना विश्वास हो गया कि घर की तिजोरी की चाबी अपनी बहू आराध्या को हमने सौंप दिए। बेटी आराध्या, यह घर तुम्हारा है, तुम इस घर की अब से मालकिन हो। उसके बाद से ही कुछ दिनों के बाद आराध्या का व्यवहार में बदलाव आने लगा। अभिषेक से बोलकर इस घर को नया सेटअप दिवाई। हम दोनों भी उस समय चुप रहे। हमें लगा नए जमाने के बच्चे हैं, इसलिए यह सारे चेंजअप करवा रहे हैं। लेकिन मेरे रूम का भी बैकग्राउंड ही पूरा बदलने के लिए बोलकर मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दी। हम दोनों बहुत मना कर रहे थे कि मेरा जिस प्रकार से रूम है वैसे ही रहने दो, क्योंकि इस रूम में तो हम दोनों की बहुत सारी यादें भरी हुई है। लेकिन बहू नहीं मानी और अभिषेक भी उसके हाँ में हाँ मिलाता गया। हम दूसरे कमरे में यह सोचकर चले गए कि कुछ दिनों की बात है, क्या हो गया, कमरे का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा तो कमरा तो वही रहेगा, फिर से हम अपने हिसाब से सजा लेंगे कमरा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों को हरदम के लिए इस कमरे से बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि उस घर में सबसे बड़ा कमरा हमारा ही था
और वहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आता था बालकनी से। इसलिए बेटे बहू ने मेरे कमरे को अपना बना लिया। इस पर मेरी पत्नी बहुत ही नाराज हो गई थी और बेटे बहू को भला बुरा भी बोल दी कि तुम लोग बहुत चालाकी से कमरा ले लिए। अरे जब लेना ही था तो बोल देते तो मैं खाली नहीं कर देती, मैं नहीं दे देती तुम दोनों को। मुझे आस था कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी, कम से कम लास्ट बार अपने कमरे में थोड़ा वक्त अच्छे से तो गुजारती। बोल देते तो कि हाँ मुझे यह कमरा छोड़ना है, लेकिन तुम लोग तो बोले ही नहीं। ऐसे कौन कमरा छीनता है किसी से, अपने सास ससुर से। उस समय मेरा बेटा चुप रहा, लेकिन बहू आंख दिखाने लगी। मैं अपनी पत्नी को धीरे से दूसरे कमरे में ले गया और उसे शांत करवाया कि कोई बात नहीं बेटे बहू है, रहने दो, हम तो कहीं पर भी रह लेंगे, अब बुढ़ापा जो आ गया है। मेरी पत्नी को अफसोस था कि ऐसा बेटा हो जाएगा शादी के बाद, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बोल देती तो मैं कमरा खुद खाली करके दे देता, लेकिन इस प्रकार से कमरा छीनना हमें अच्छा नहीं लगा जी। और वह खूब रोने लगी हमसे बोलकर। थोड़ी देर के बाद शांत हो गई। कुछ दिनों के बाद लेकिन फिर एक घटना घट गया। मेरी बेटी अपने ससुराल से मायके जब आई तो बहू ही घर की अब मालकिन हो गई थी। सब लेन देन खर्चा वही देख रही थी। अब पहले रिया मेरी बेटी जब भी घर आती तो राधिया और अभिषेक रिया के बहुत ही ध्यान रखते थे, लेकिन जब अब आई तो ऐसा लग रहा था घर में कोई भी आया ही ना हो, उसे गैरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। रिया के पास दोनों भाई भाभी कोई भी 5 मिनट भी नहीं बैठे, कभी ना बात किए। हाँ बहन कैसी हो, कहाँ हाल चाल क्या है, कुछ भी नहीं। मैं तो अभिषेक से बोला भी कि रिया इतने दिनों के बाद आई है, फिर भी तुम अपने उससे हाल चाल भी नहीं पूछ रहे हो। इस पर अभिषेक बोला, पिताजी मुझे बहुत सारे काम होते हैं, आपकी तरह मैं निठल्ला ऐसे ही नहीं बैठ रहा हूँ। इस बात पर तो मुझे बहुत ही अफसोस हो गया, आंखों से आंसू भी आ गए। कैसे मेरा बेटा मुझे निठल्ला बोल सकता है। अरे मैं ही तो कमा कमा कर इतने बड़े घर और धन दौलत कमाया है, उसे नौकरी तक लगवाए पढ़ा लिखा कर, फिर भी निठल्ला कहता है मुझे। कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी रिया जाने लगी। उसे जाते समय एक ढंग का साड़ी भी नहीं दिया गया, प्यार तो स्नेह दूर की बात है वे भी नहीं किया गया, और ना कोई मिलने आया। हाँ रिया जा रही हो ना, आना फिर। दोनों में से कोई भी नहीं आया कुछ भी कहने। जब आया और रिया जब चली गई तब मेरी पत्नी अपने बेटे बहू पर बहुत सारी शिकायतें करने लगी, झगड़ा शुरू होने लगा। लेकिन अभी से कुछ भी नहीं बोला, वे ऑफिस निकल गया। राधिया बोली, ये बूढ़ी इतनी दिनों से मैं चुप हूँ तो मेरा फायदा क्यों उठा रही है। यह कमरा मैं तुमसे जब ले ली तो हाय पप्पा हाय रमा मचा दी, जैसे लग रहा था अमृत जमा करके रखी थी इस कमरे में, और अब बेटी के बहाने मुझसे फिर से झगड़ने आ गई। अभिषेक तो वहां चला गया था, लेकिन आराध्या लड़ते जा रही थी, लड़ने पे उतावली थी वे। मैं माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। अब मुझे सब समझ में आ गया था कि यह सब उस चाबी का देन है। कभी भी बूढ़े माता पिता को अपने बेटे बहू को सारी धन दौलत जिम्मेदारियां नहीं सौंप देनी चाहिए, अपने पास भी कुछ रखना चाहिए। यही हमसे गलती हो गया, क्योंकि जब आराध्या बहू को अपने तिजोरी की चाबी नहीं हम दिए थे तब बहुत ही अच्छे से रह रही थी, लेकिन जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आया उसका बिहेवियर बदल गया। लेकिन अब मैं कैसे लेता, देती भी नहीं। ऐसे ही रोजाना के अब झगड़ा होने लगे घर में। बेटा ऑफिस के लिए निकल जाता और मैं भी क्या करता, घर का काम भी करवाने लगी थी बहू अब हम दोनों से। अगर नहीं करते तो ताने देती और मारती पिटती भी। तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया बैठकर मुफ्त का ही तो खाना खाओगे, और बेटा तो निठल्ला बोला ही था, हम दोनों को बोल ही दिया था, इसलिए हम दोनों काम कर लिया करते थे घर का भी। मेरी पत्नी का एक दिन बहुत ही तबीयत भी खराब हो गया था, लेकिन वो बोले जा रही थी कि जब तक काम नहीं होगा तब तक खाना नहीं मिलेगा। ऐसी मेरी बहू हम आराध्या से कहे कि बहू आज तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसके बदले काम कर देता हूँ, बता दो हमें। लेकिन वह नहीं मानी और जबरदस्ती अपनी सास से ही काम करवाने पर उतालू हो गई, टूट गई कि मुझे भी गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने भी एक जोरदार थप्पड़ अपने बहू के गाल पर रसीद कर दिया। उस समय तो वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई रोते हुए, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा अभिषेक आया
वह मुझसे घर से बाहर ही निकाल दी। बेटा भी कुछ नहीं बोला, रो रो कर कहने लगी कि यह दोनों तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। अगर तुम्हें अपने माता पिता को रखना है इस घर में तो मैं चली जाऊंगी। इसलिए अभिषेक भी उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता था। वह हम दोनों को घर से बेदखल होते देखता रह गया। इसलिए हम अब से यहीं पर चाय के ठेला लगाकर गुजारा करते हैं। ऐसी औलाद भगवान कभी भी किसी को भी ना दे, अपनी बीवी की गलती भी दिखाई ना दे उसे। बस बेटा हम दोनों की यही कहानी है बच्ची। बच्चे होते हुए भी हम बे औलाद हैं। हम दोनों बस भगवान से विनती है कि हम दोनों की जिंदगी किसी प्रकार अच्छे से कट जाए। उसके बाद वे दोनों खूब रोने लगे और अपने अपने आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे चाय खरीद कर ली, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। हम कल से कुछ भी नहीं खाए हैं। इतनी गर्मी के दिनों में चाय बिकता ही नहीं है बेटा, और हमें कुछ और भी काम सूझ भी नहीं रहा है कि क्या करें, क्योंकि मेरे पास तो बस 100-200 रुपए ही थे जब मैं घर से निकला था। उससे ही यह काम हो गया, और भीख मांग कर खाने की हमारी तो आदत ही नहीं है। अच्छा नहीं लगता है। जब मैं उन दोनों की कहानी जान गई उसके बाद मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत सारे सम्मान आ गया था, प्यार आ गया था। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय तो मैं वहाँ से चली गई, लेकिन रात भर उनके बारे में सोचती रही कि आखिर कोई भी बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। वो अगले दिन सुबह सुबह ही उस बूढ़े बुढ़िया के बुजुर्ग के पास गए और उन्हें अपने कार में बैठाकर अपने साथ घर ले आई। रास्ते में उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो बेटा? मैं बोली, अंकल आंटी मैं आपको अपने साथ अपने घर लेकर जा रही हूँ, आई हूँ। आप कुछ दिनों तक मेरे साथ रहिए। मैं एक वकील हूँ, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं रात भर आपके बारे में सोचती रही, उसके बाद भी कुछ निर्णय ली हूँ। अगर आप सहमत हो तो मैं आपके लिए आपकी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ। बेटी तो मेरे लिए क्यों कष्ट उठा रही हो? जो अपने थे वह तो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिए। पता नहीं आज तक मुझे ढूंढने भी नहीं आए। 6 महीना हो गया है मुझे घर से निकले हुए, और तुम अनजान होकर भी मेरी मदद क्यों करना चाहती हो बेटी? अंकल आंटी मैं इंसानियत के नाते आप लोगों को मदद करना चाहती हूँ। आपके बेटे बहू जो आपके साथ गलत किए हैं उनकी सजा अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो हर बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही करेंगे। अगले ही दिन मैं उन बूढ़े कपल के लिए कुछ पेपर लेकर आ गई। उसमें उनका घर के पेपर था जो उन्हीं के नाम पर था, वही मैं निकलवाने गई थी बाहर, और उसी के साथ उनके घर पर पुलिस के साथ उन दोनों को मैं भेज दी। पुलिस को देखकर बेटे बहू चकित हो गए और डर गए, लेकिन वो कुछ ही देरी में पेपर देखकर और भी शॉक्ड हो गए। उसके बाद वो बूढ़े अंकल आंटी उन दोनों को घर से निकाल दिए और खुद रहने लगे। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दोनों अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगते जा रहे थे, गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो बूढ़े अंकल आंटी उन दोनों को माफ नहीं किए। कैसे माफ करते? बोले, बेटा मैं 6 महीने से तेरी माँ को लेकर घर से गायब हुआ था जब तुम मुझे जाने के लिए कहे थे, लेकिन एक बार भी मेरा हाल चाल देखने के लिए बाहर नहीं निकले मेरे लिए कि मैं कहाँ हूँ, मर रहा हूँ या जी रहा हूँ। तो ऐसी संतान से तो बिन संतान ही रहना अच्छा है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और अपनी जिंदगी में तुम भी खुश रहो, और मुझे भी अब कोई खुश रहने दो। मुझे भी अब कोई दुख नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। मैं तो जीते जी अब मर जाऊंगा। मैंने तो अपना समझकर बहू को सब हवाले कर दिया था, चाबी दे दिया था, लेकिन ऐसी लड़की जिस घर में चली जाए वो घर ही बर्बाद हो जाता है। आराध्या का भी रो रो कर बुरा हाल था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, इसलिए वहां से दोनों चल दिए। जाकर एक किराए के मकान में वहीं पर रहने लगे। अभिषेक का भी इनकम अच्छा था, इसलिए घर परिवार चला लिया करता था, लेकिन अब अभिषेक को भी अपनी पत्नी की गलती पर नजर आ रही थी। ऐसे तो अभिषेक का भी गलती था, लेकिन आराध्या को तो खुद गलती का पछताव से रो रो कर बुरा हाल था, इसलिए अभिषेक उसे भी कुछ नहीं बोला। तो दोस्तों, अगर यह आपको स्टोरी पसंद आई हो, अगर आपके दिल को छू लिया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर माँ बाप इस स्टोरी से कुछ सीखे और बच्चे भी कुछ सीखे
कि माता पिता को कभी भी कष्ट ना दे। तो मेरे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा जरूर कि स्टोरी कैसा लगा इस प्रकार के, इसलिए और भी स्टोरी लाएंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।